नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 95। और ये जो सेक्शन 95 है, ये सेक्शन 94 के इन कंटिन्यूएशन है। इन कंटिन्यूएशन का मतलब ये समझ लेना कि पहले सेक्शन 94 शुरू होगी और शुरू होने के बाद एंड होगी और उसके बाद फिर सेक्शन 95 शुरू होती है। अगर मान लो कि सेक्शन 94 शुरू ही नहीं हुई या शुरू हुई तो फिर एंड एंड तक नहीं पहुंची, तो फिर सेक्शन 95 शुरू नहीं होगी। ये बेसिक बात आप बैठा लीजिए। दूसरी एक और बात माइंड में बैठा लीजिए सेक्शन 95 के लिए कि सेक्शन 94 में दो टाइप के डॉक्यूमेंट थे। एक टाइप के डॉक्यूमेंट ऐसे जो लॉ की रिक्वायरमेंट से डॉक्यूमेंट बनाए गए थे। कोई भी मैटर लॉ की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए डॉक्यूमेंट में लिखा गया था। एक टाइप का ये डॉक्यूमेंट। दूसरे टाइप का डॉक्यूमेंट था कि लॉ की तो रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप ऐसे ऐसे टर्म्स को डॉक्यूमेंट में लिखिए, लेकिन पार्टीज कहती हैं कि हम तो लिखेंगे, तो पार्टीज ने ऐसे टर्म्स को एक डॉक्यूमेंट में लिख लिया, बट लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे। अब तीसरा कैटेगराइजेशन और समझ लीजिए सेक्शन 95 को समझने के लिए कि यहां सेक्शन 94 में ऐसे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो केवल एक ही पार्टी ने एग्जीक्यूट किए। वो सेकंड पार्ट में है जो लॉ की रिक्वायरमेंट से बनना था डॉक्यूमेंट। एक ही पार्टी ने एग्जीक्यूट किए, ऐसे भी डॉक्यूमेंट 94 में हो सकते हैं। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट 94 में लिखे गए हैं, उनमें से केवल और केवल ऐसे डॉक्यूमेंट जो दो पार्टीज के बीच में तैयार होंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो ग्रांट है, चाहे वो कोई भी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों पार्टीज के बीच में वो डॉक्यूमेंट बने होने चाहिए। दो पार्टीज एटलीस्ट होनी चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि जब दोनों पार्टीज की बात आती है, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो वहां तो लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। तो सेक्शन 95 में कौन से डॉक्यूमेंट हैं? देखिए, सेक्शन 95 में दो पार्टीज के बीच में होने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो लॉ की रिक्वायरमेंट थी उसको बनाना या नहीं बनाना। चाहे लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि इसको आप डॉक्यूमेंट में बनाइए, चाहे लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है दो पार्टीज के बीच में, ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होगी सेक्शन 95। अब बाकी जो डॉक्यूमेंट्स बच गए 94 में तो थे, बट 95 में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर सेक्शन 95 एप्लीकेबल नहीं होगी। और एक कंडीशन प्रेसिडेंट है जो मैंने अभी बताया कि वो जो डॉक्यूमेंट सेक्शन 95 में फॉल करेंगे, अब छोड़ दो थोड़ी देर के लिए कि सेक्शन 94 में क्या था क्या नहीं था। अब वो डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 95 में फॉल करेंगे, उनको प्रूव किया जा चुका है। देखिए, सेक्शन 95 एक छोटा सर्कल है, इसके बाहर एक बड़ा सर्कल है सेक्शन 94। अर्थात कि जितने भी डॉक्यूमेंट सेक्शन 95 में हैं, सभी के सभी डॉक्यूमेंट सेक्शन 94 में थे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेक्शन 94 के सारे डॉक्यूमेंट सेक्शन 95 में हों। जिनके लिए ये कहती है सेक्शन 95, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट का मतलब कि मौखिक एक एग्रीमेंट कर लिया गया, मौखिक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया दो पार्टीज के बीच में। तो ये जो मौखिक कॉन्ट्रैक्ट है, तो अब इसको तो ओरल एग्रीमेंट है, तो ओरल एविडेंस से ही प्रूव किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट तो है नहीं जो आप इसे डॉक्यूमेंट से प्रूव करेंगे। तो इस ओरल एग्रीमेंट को प्रूव नहीं किया जा सकता का मतलब इस ओरल एग्रीमेंट के लिए ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती है। लेकिन कब? जब ये 94 में से 95 वाले ही डॉक्यूमेंट होंगे। यानी यहां पर जो ये बच गए और डॉक्यूमेंट जो 94 में तो हैं बट 95 में नहीं हैं,
ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए ओरल एविडेंस दी जा सकती है क्या? लेकिन 94 तो इनके लिए भी मना करता है। 94 तो ये जो बच गए यहां पर, क्योंकि 94 में तो हैं, 95 में नहीं है बट 94 में तो हैं। अब 94 में है तो 94 भी तो यही कहता है कि इनके लिए आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। बट सेक्शन 95 को तो देख के लग रहा है कि केवल इनके लिए ओरल एग्रीमेंट बना, उसके लिए आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। तो इसका मतलब क्या इनके लिए दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? ऐसा लग क्यों रहा है और क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सेक्शन 95 यहां 94 से आगे की बात है। 95 94 से आगे की बात है का मतलब कि पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग 95 में जो फॉल करते हैं, इनको आप वैसे ही प्रूव करिए जैसे सेक्शन 94 ने कहा है। और 94 ने कहा है कि केवल और केवल उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव करिए जो डॉक्यूमेंट बना था, या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव करिए। अर्थात इस पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर फॉल करते हैं सेक्शन 94 में, इनके लिए ओरल एविडेंस नहीं आ सकती। तो भैया फिर सेक्शन 95 इतने तक लिमिट क्यों कर रहा है ओरल एविडेंस को ना देने के लिए? तो ये कहता है कि ये 94 में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसमें जो टर्म्स लिखी गई थी, उनके अंदर जो टर्म्स लिखी गई थी वो ऑलरेडी 94 से प्रूव हो चुकी हैं। तो अब आगे की बात कहता है कि ओरल एग्रीमेंट देकर आप इन टर्म्स पर 4 काम नहीं कर सकते। अगेन 4 काम नहीं कर सकते, आपका 5वां कर सकते हैं। मीनिंग तो यही निकलता है। अब 4 काम क्या नहीं कर सकते कि आप ओरल एग्रीमेंट ला रहे हैं जो डॉक्यूमेंट इसमें फॉल करते हैं 95 में। ध्यान देना, अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं कि जो सेक्शन 95 में फॉल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो टर्म्स लिखी हैं उनको आप कंट्राडिक्ट करना चाहते हो किसी ओरल एग्रीमेंट से, कंट्राडिक्ट करना चाहते हैं, जबकि प्रूव ऑलरेडी हो चुका है वो डॉक्यूमेंट। अब कंट्राडिक्ट तो दूसरी पार्टी करेगी, जिसने प्रूव किया है वो तो कंट्राडिक्ट नहीं करेगी इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो वो एडवर्स पार्टी अब इस 95 के डॉक्यूमेंट्स में जो टर्म्स लिखी गई हैं, अब 95 में कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो उन्हीं टर्म्स को कंट्राडिक्ट करना चाहते हैं ओरल एविडेंस से, तो सेक्शन 95 कहती है नहीं कर सकते। तो यहीं से मीनिंग ये निकलता है कि यहां 94 के डॉक्यूमेंट्स में जो ये टर्म्स बच गए, ये जो डॉक्यूमेंट्स बच गए 94 वाले, बट 95 में नहीं आ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स, तो क्या इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंट्राडिक्ट करने के लिए ओरल एविडेंस दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है, क्योंकि सेक्शन 95 केवल अपने अंदर आने वाले डॉक्यूमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को कंट्राडिक्ट करने के लिए ओरल एविडेंस नहीं आए ऐसा कहती है, बाकी जो बच गए उनके लिए नहीं कहती। पहली बात क्या क्या बात करती है कि कंट्राडिक्शन नहीं कर सकते आप ओरल एग्रीमेंट से। दूसरा कहती है कि आप यहां जो सेक्शन 95 के डॉक्यूमेंट हैं इनमें जो टर्म्स लिखी गई हैं इनको आप वेरी भी नहीं कर सकते। वेरी का मतलब चेंज नहीं कर सकते कि भाई ये ऐसा नहीं है ये ऐसा है, नहीं कर सकते। अगेन वही, तो क्या वो जो 94 के डॉक्यूमेंट जो 95 में फॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को वेरी करने के लिए, एक बार प्रूव कर दिए गए ये डॉक्यूमेंट, तो क्या इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को वेरी करने के लिए ओरल एग्रीमेंट दिया जा सकता है? सेक्शन 95 तो कहती है मैं तो नहीं रोकूंगी। कोई दूसरी सेक्शन रोकती हो तो आप देख लेना, बट सेक्शन 95 कहती है मैं तो नहीं रोकती हूं। सिमिलर यहां पर है कंट्राडिक्शन के लिए। इसी तरीके से तीसरी बात, सेक्शन 95 ने कहा कि मेरे अंदर जो डॉक्यूमेंट आते हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ आप ऐड करना चाहते हो एक ओरल एविडेंस से, तो कह रहे नहीं करने दूंगा। उसी तरीके से मेरे अंदर आने वाली 95 के अंदर आने वाले डॉक्यूमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, उनमें से कुछ घटाना चाहते हो ओरल एग्रीमेंट के थ्रू, तब भी सेक्शन 95 कहती है कि मैं तो घटाने नहीं। तो ये 4 काम के लिए रोकती है, केवल और केवल 4 काम।
और केवल ऐसे डॉक्यूमेंट जो दो पार्टीज के बीच में बने हैं, ऐसा अभी तक सारी इंटरप्रिटेशंस कहते आ रही है। बट मैं कुछ थोड़ा अलग भी दिखाने की कोशिश करूंगा, विद लॉजिक दिखाने की कोशिश करूंगा। आप प्रैक्टिस में उसे यूज कर सकते हैं, बट एग्जाम में आप ऐसे ही यूज करेंगे। तो अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं सेक्शन 95 की लैंग्वेज पर। व्हेन द टर्म्स, अगेन सेक्शन 94 में दो फ्रेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 94 कह रहा हूं मैं, दो फ्रेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक टर्म्स और एक एनी मैटर। क्योंकि दो पार्ट हैं वहां पर, तो एक पार्ट में टर्म्स की बात होती है फर्स्ट पार्ट में, और दूसरे पार्ट में एनी मैटर की बात होती है। जब टर्म्स की बात होती है तो तीन टाइप के डॉक्यूमेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। एनी मैटर की बात होती है तो चाहे फिर डॉक्यूमेंट कुछ भी हो, बस लॉ की रिक्वायरमेंट से वो डॉक्यूमेंट बनाया गया था। तो दो फ्रेज हैं, टर्म एंड एनी मैटर। तो आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों टर्म, दोनों फ्रेज यहां पर एप्लीकेबल हैं, आपको मिलती हैं देखने को। तो एक तो मिल गई, पहली तो फ्रेज मिल गई, टर्म। व्हेन द टर्म ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, सच कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सच कहां से आ गया भैया? सच कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, ये सच वर्ड बताता है कि सेक्शन 95 सेक्शन 94 से इंडिपेंडेंट नहीं है। ये सच कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वैसा कॉन्ट्रैक्ट, वैसी ग्रांट और वैसा अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो सेक्शन 94 में यूज हुए हैं, उनकी टर्म्स या फिर और एनी मैटर, यानी दूसरी फ्रेज भी मिल गई आपको। टर्म्स नहीं है तो या फिर एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट। और ये भी कहां से आया भैया? ये भी मैंने मैटर कहां पर था? सच मैटर, एनी सच मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये सेक्शन 94 का सेकंड पार्ट है। तो दोनों फ्रेज आपको मिल गई, लेकिन अब यहां से आगे देखना कि ये फ्रेज कहीं ना कहीं मिसिंग होती दिखाई देती है, इसका आगे कनेक्शन कहीं नहीं है। अब आगे देखिए क्या हुआ कि सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, सॉरी, द टर्म्स ऑफ सच, ये द टर्म्स हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94। ये है सेक्शन 95 की कंडीशन प्रेसिडेंट, कि पहले ये कंडीशन फुलफिल होगी, देन सेक्शन 95 पिक्चर में आएगी। कंडीशन प्रेसिडेंट ऑफ सेक्शन 95 इज कि वो टर्म्स और वो मैटर जो सेक्शन 94 में यूज हुए, हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 94। इट मींस सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग प्रूव करने का मतलब है कि उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव किए गई हैं टर्म्स एंड कंडीशंस जिस डॉक्यूमेंट में लिखी गई थी। वो मैटर उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव किया गया है जो मैटर उस डॉक्यूमेंट में, ये मैटर जिस डॉक्यूमेंट में लिखा गया था। तो अब ये कहेंगे आप कि सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग प्रूव कर दिया गया है, या फिर इसकी सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव कर दिया। अब यहां जब प्रूव हो गया है तो अब इसके आगे कुछ और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते थे, पार्टी चालाकियां कर सकती थी। लॉ बनाने वालों ने उन चालाकियों को पहले ही सोच लिया और उन्हें काउंटर करने के लिए सेक्शन 95 बनाई। सेक्शन 95 चतुर पार्टी एक ये कह सकती थी कि एक बार डॉक्यूमेंट प्रूव हो गया, सेक्शन 94 फुलफिल हो गई। अब सेक्शन 94 फुलफिल हो जाने के बाद अब पार्टी कहती है कि मैं एक ओरल एग्रीमेंट लेकर आना चाहता हूं, और जो कॉन्ट्रैक्ट है सपोज उसके अंदर जो टर्म्स लिखी हैं मैं उनको कंट्राडिक्ट करना चाहता हूं। अब मैं उनको कंट्राडिक्ट करना चाहता हूं ओरल एग्रीमेंट से। तो आप सेक्शन 94 का सहारा लेके अगर ये कहने लगो कि नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को कंट्राडिक्ट करना चाहते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट से ही करिए। तो ऐसी बात तो सेक्शन 94 में नहीं लिखी है। उन्होंने कहा है कि वो जो टर्म्स आपको प्रूव करनी थी वही उन टर्म्स को उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव करिए, तो मैंने कर दिया। अब सेक्शन 94 का तो वायलेशन कहीं होता ही नहीं कि अगर मैं इनकी टर्म्स में कुछ कंट्राडिक्ट करने के लिए या इसमें कुछ बढ़ाने के लिए टर्म्स में एक ओरल एग्रीमेंट ले आता हूं।
सेक्शन 94 का तो वायलेशन नहीं हुआ। तो ये चालाकी करके जो सेक्शन 94 रोकना चाह रही थी, इनडायरेक्टली वही चीज वापस आ गई। तो इनडायरेक्टली भी उस काम को पार्टी ना कर सके जिस काम को सेक्शन 94 रोकना चाहती है, उसलिए सेक्शन 95 बनाई गई। उन्होंने कहा कि इसके आगे भी अगर आप चतुराई करेंगे तो भी हम नहीं करने देंगे। तब उन्होंने कहा है कि अगर डॉक्यूमेंट एक बार प्रूव हो गया है तो नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट एंड नो एविडेंस ऑफ एनी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑलवेज इन ओरल, ओरल स्टेटमेंट की बात हो रही है, रिटन की नहीं है। नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट या फिर दूसरा कोई ओरल स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड, यानी आप कोई ओरल एग्रीमेंट लेकर आएंगे, ओरल स्टेटमेंट लेकर आएंगे तो उसे एडमिट नहीं किया जाएगा एक बार डॉक्यूमेंट 94 के अकॉर्डिंग प्रूव हो गया है तो। अब एविडेंस, कोई ओरल एविडेंस, इसका मतलब रोका किसको जा रहा है? केवल ओरल एग्रीमेंट को, ओरल स्टेटमेंट को। अर्थात दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो डॉक्यूमेंट्री एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट को यहां पर नहीं रोका जा रहा है। अर्थात अगर एक बार डॉक्यूमेंट 94 से प्रूव कर दिया गया तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को डॉक्यूमेंट से ही आप वेरी भी करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट से ही आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही कुछ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ओरल एग्रीमेंट और ओरल स्टेटमेंट को तो उन्होंने मना कर दिया, शैल नॉट बी एडमिटेड। तो यहां तक तो लगता है कि किसी भी पर्पज के लिए, अब किसी भी पर्पज के लिए ये ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट एडमिट ही नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां से आगे की बात, जो यहां से आगे की बातें हैं ये वाली, फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग, फॉर द पर्पज ऑफ वेरिंग, फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग टू, for the purpose of subtracting from its terms। its क्या है यहां पर? its terms, only terms। यहां पर ये जो मैटर वाली ये बातें थी ये अब मिसिंग हैं यहां पर, यहां लिखी तो गई हैं। तो इसीलिए यहां पर केवल और केवल टर्म्स को पढ़ने से ऐसा लगता है कि 94 के केवल और केवल फर्स्ट पार्ट से ही कनेक्टेड है सेक्शन 95, सेकंड पार्ट से नहीं। लेकिन और एक बात पढ़िए, उन्होंने कहा है कि एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल नॉट बी एडमिटेड एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। आप इस बात को और ध्यान में रखेंगे तो इससे लगता है कि यहां जो डॉक्यूमेंट था, यहां जो एग्रीमेंट है वो दो पार्टीज के बीच का होना चाहिए। यानी यहां पर ये जो डॉक्यूमेंट ऐसे, यहां पर जो टर्म्स लिखी गई हैं ऐसे डॉक्यूमेंट में हैं जो बाइलेटरल डॉक्यूमेंट है। यूनिलेटरल डॉक्यूमेंट यहां पर ऐसा लगता है देखने पर कि नहीं है, क्योंकि ये वर्ड्स लिखे हैं एज बिटवीन द पार्टीज टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट। सच इंस्ट्रूमेंट में बोले तो जहां पर ये टर्म्स लिखी गई, जहां पे ये मैटर लिखा गया, हालांकि मैटर को आगे उन्होंने लिखा ही नहीं है कि मैटर में से, एनी मैटर में से कुछ घटाना है, मैटर में कुछ जोड़ना है, मैटर को कुछ वेरी करना है, मैटर को कंट्राडिक्ट करना है, ऐसा नहीं लिखा। केवल टर्म्स को कंट्राडिक्ट करना है, टर्म्स को वेरी करना है, टर्म्स को जोड़ना है, टर्म्स को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना, केवल इतना लिखा है। तो मैटर वाले मामले में तो कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने। तो मैटर वाले मामले के लिए तो ये बिल्कुल एकदम ब्लैंकेट हो गया कि ओरल एग्रीमेंट और ओरल स्टेटमेंट shall not be admitted in relation to any matter required by law to be reduced to the form of document। अगर लॉ की मर्जी से डॉक्यूमेंट बना था तो अब तो ओरल एग्रीमेंट और ओरल स्टेटमेंट एक बार प्रूव हो गया है तो अब किसी भी कंडीशन में एडमिसिबल हो गई। हाँ, टर्म्स के मामले में केवल 4 बातों में एडमिट नहीं होगा, बाकियों में टर्म्स के मामले में भी हो जाएगा ओरल एग्रीमेंट या ओरल स्टेटमेंट। ये बात कहती है सेक्शन 95। इसका अगर मैं क्रक्स आपको फटाफट से समझा दूं
2 लाइन में, तो इसका मतलब ये है कि एक वो डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 94 में फॉल करता था और सेक्शन 95 में भी फॉल करता है, क्योंकि सेक्शन 94 के डॉक्यूमेंट्स का दायरा बड़ा है, सेक्शन 95 के डॉक्यूमेंट्स का दायरा कम है। तो सेक्शन 95 में जो डॉक्यूमेंट हैं, अगर ये एक बार उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव कर दिए गए हैं जो डॉक्यूमेंट बनाया गया था, जिस डॉक्यूमेंट में ये टर्म्स लिखी गई थी, उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव कर दिए गए हैं ये टर्म्स और कंडीशंस, तो अब इन प्रूव्ड टर्म्स एंड कंडीशंस में, अगेन आई रिपीट, इन प्रूव्ड टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंज करना है, उसमें से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को हटाना चाहते हैं, कुछ बढ़ाना चाहते हैं, उनको कंट्राडिक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ओरल एग्रीमेंट नहीं दे सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही दीजिए। डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ एक और एग्रीमेंट जो आप देना चाहते हैं, स्टेटमेंट देना चाहते हैं, तो आप दे दीजिए। ये है सेक्शन 95 का क्रक्स। लेकिन जब तक देखिए लॉ में एक्सेप्शन ना लिखे जाएं, तब तक मजा नहीं आता है। तो पुराना जब ये लॉ था, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वहां पर 6 प्रोवाइजो लिखे गए थे। अब अगर आप प्रोवाइजोज की संख्या पढ़ना चाहेंगे नए लॉ में, जब ये 92 से 95 बनी है सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो अब प्रोवाइजो 7 हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इन माय हम्बल ओपिनियन, आई एम नॉट ए एक्सपर्ट ऑफ लॉ, आई एम ओनली स्टूडेंट ऑफ लॉ, बट मैं लॉजिक तो लगा ही सकता हूं, और मेरा लॉजिक क्या कहता है वो मैं आपको बता सकता हूं। आपका लॉजिक क्या कहता है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि सभी लोग देख सकें कि भैया हमारे और आपके लॉजिक कहीं साथ साथ हैं या एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करते हैं। मेरा मानना है कि जब इन्होंने 6 प्रोवाइजो से 7 प्रोवाइजो बनाए, तो थोड़ा गलत कर दिया।